नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जहां हम पेंशन से जुड़ी हर बड़ी और सटीक जानकारी आपके सामने रखते हैं। आज की खबर उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से जुड़ी है जो वर्षों से अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से चल रही इस लड़ाई में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पेंशन भोगियों के बीच नई चर्चा और नई उम्मीद दोनों पैदा कर दी है। साथियों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पेंशन का मुद्दा केवल रकम का मुद्दा नहीं है। ये उस सम्मान का सवाल है जो किसी व्यक्ति को उसकी पूरी सेवा के बाद मिलना चाहिए। जब कोई कर्मचारी 20, 25 या 30 साल तक नौकरी करता है तो वो अपने जीवन का सबसे कीमती समय व्यवस्था को देता है। बदले में वो यही उम्मीद करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे इतनी पेंशन मिले जिससे वो बिना किसी पर निर्भर हुए अपना जीवन चला सके। ईपीएस 95 योजना के तहत आज भी लाखों पेंशन भोगी बेहद कम पेंशन पर जीवन गुजार रहे हैं। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। इसी मांग को लेकर कई याचिकाएं अदालतों में दायर हुईं। कई बार संसद में ये मुद्दा उठा और अलग-अलग संगठनों ने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। हाल ही में इस पूरे मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। अदालत ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ये स्पष्ट संकेत दिया है कि पेंशन भोगियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव उचित नहीं है। अदालत का जोर इस बात पर रहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों, अदालत में इस विषय पर कई मामलों को एक साथ देखा गया। अलग अलग याचिकाओं में ये सवाल उठाया गया था कि अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अदालत में इस तरह की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि पेंशन व्यवस्था में समानता और न्याय होना जरूरी है। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की, आखिर पेंशन कितनी बढ़ेगी और किसे कितनी पेंशन मिलेगी। इसी सवाल को लेकर अलग अलग वर्गों के आधार पर पेंशन की संभावित गणना सामने आई है। ये गणना सेवा अवधि और वेतन सीमा के आधार पर की गई है ताकि ये समझा जा सके कि किस श्रेणी के पेंशन भोगियों को कितनी राशि मिल सकती है। सबसे पहले उन लोगों की बात करें जिन्होंने 10 साल या उससे कम अवधि तक योगदान दिया है। ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन स्वाभाविक रूप से कम होती है क्योंकि उनकी सेवा अवधि छोटी रही है। वेतन सीमा के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस श्रेणी में आने वाले लोगों को लगभग 2000 से 2300 रुपए के आसपास मासिक पेंशन मिल सकती है। अब दूसरी श्रेणी की बात करें जिसमें वे लोग आते हैं जिन्होंने लगभग 15 से 25 साल तक योगदान दिया है। इस वर्ग के पेंशन भोगियों की स्थिति पहले वर्ग से बेहतर मानी जाती है क्योंकि उनकी सेवा अवधि लंबी रही है। इस श्रेणी में आने वालों को सेवा वर्षों के आधार पर अलग अलग पेंशन मिल सकती है। 15 साल के योगदान पर लगभग 3000 के आसपास पेंशन, 20 साल के योगदान पर करीब 4500 से 4700 रुपए और 25 साल तक योगदान देने वालों को लगभग 5000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। अब तीसरी श्रेणी पर ध्यान दीजिए जिसमें वे लोग आते हैं जिन्होंने 25 से 35 साल तक की लंबी सेवा दी है। ये वो वर्ग है जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा नौकरी में बिताया है। ऐसे पेंशन भोगियों के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी पेंशन 6000 से 7500 रुपए तक हो सकती है। खास तौर पर जिन लोगों ने करीब 35 साल तक योगदान दिया है उनके लिए 7500 रुपए तक की पेंशन का आंकड़ा सामने आ रहा है। यही वो आंकड़ा है जिसके आसपास सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि लंबे समय से पेंशन भोगी संगठन न्यूनतम 7500 रुपए पेंशन की मांग करते रहे हैं। अब अगर लंबी सेवा वाले कर्मचारियों को इस स्तर की पेंशन मिलती है तो इसे एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब बात आती है चौथी श्रेणी की जिसमें वे कर्मचारी आते हैं जिन्होंने उच्च पेंशन विकल्प चुना था और जिनकी सैलरी अधिक रही है। इस श्रेणी में पेंशन सीधे सेवा अवधि और औसत वेतन के आधार पर तय होती है। ऐसे कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के हिसाब से अधिक पेंशन मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की औसत सैलरी ज्यादा रही है और उसने लंबी अवधि तक योगदान दिया है तो उसकी पेंशन 9000, 10000 या उससे अधिक भी हो सकती है। ये पूरी तरह उसके योगदान और वेतन इतिहास पर निर्भर करेगा। साथियों, यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि ये पूरी गणना सेवा अवधि और वेतन के आधार पर होती है, यानी जितना ज्यादा योगदान और जितनी लंबी सेवा उतनी ज्यादा पेंशन की संभावना। यही कारण है कि अलग अलग वर्गों में पेंशन की राशि अलग अलग दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये व्यवस्था कब लागू होगी और
और इसका अंतिम फैसला कब आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत के निर्देशों और समितियों की सिफारिशों के बाद अब ये मामला सरकार और विभागों के स्तर पर विचाराधीन है। पेंशन भोगियों के लिए ये समय उम्मीद और इंतजार दोनों का है, क्योंकि वर्षों के संघर्ष के बाद अब ये मुद्दा उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से कोई न कोई ठोस फैसला सामने आने की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले समय में सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। अब साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि पेंशन की गणना और उसके पीछे की व्यवस्था को समझे बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। कई बार पेंशन भोगियों के बीच भ्रम फैल जाता है कि सबको एक समान राशि मिलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईपीएस 95 की संरचना योगदान और सेवा अवधि पर आधारित है, इसलिए अलग अलग लोगों की पेंशन अलग अलग हो सकती है। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण दो बातें होती हैं। पहली आपकी पेंशनेबल सर्विस, यानी आपने कितने साल तक योगदान दिया, और दूसरी आपकी पेंशनेबल सैलरी, यानी औसत वेतन, जिसके आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। यही दो आधार तय करते हैं कि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। लंबे समय से जो समस्या सामने आ रही थी वो ये थी कि वेतन की सीमा तय होने के कारण कई कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी ज्यादा होने के बावजूद उनकी पेंशन सीमित रह जाती थी। इसी मुद्दे पर अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गईं और इस विषय पर अलग अलग फैसले भी आए। अदालत ने साफ कहा कि पेंशन किसी तरह की कृपा नहीं है, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है, क्योंकि उसने अपने वेतन का हिस्सा वर्षों तक इस फंड में दिया है। अब जब इस विषय पर दोबारा सुनवाई हुई और कई याचिकाओं को एक साथ देखा गया, तो ये बात सामने आई कि अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच अंतर करना उचित नहीं है। अगर दो लोगों ने लगभग समान सेवा दी है, तो सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर उनकी पेंशन में भारी अंतर होना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। इसी सोच के आधार पर अब नई गणना की चर्चाएं सामने आई हैं, जिनमें सेवा अवधि के अनुसार पेंशन को अलग अलग स्तरों पर रखा गया है। इससे एक तरह से ये निश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जिसने जितनी लंबी सेवा दी है उसे उसी अनुपात में बेहतर पेंशन मिले। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 20 साल तक नौकरी की है, तो उसकी पेंशन स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति से कम होगी जिसने 30 या 35 साल तक सेवा दी है। इसी तरह अगर किसी की औसत सैलरी ज्यादा रही है तो उसकी पेंशन भी अधिक हो सकती है। इसी गणना के आधार पर जो संभावित ढांचा सामने आया है, उसमें लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को 7,000 से 7,500 रुपए तक की पेंशन मिलने की चर्चा है। वहीं जिन लोगों ने कम अवधि तक योगदान दिया है, उनकी पेंशन उससे कम हो सकती है। इसका मकसद ये है कि पेंशन व्यवस्था में एक संतुलन बना रहे और फंड पर अचानक भारी दबाव भी न पड़े। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसने उच्च पेंशन विकल्प चुना था। ऐसे कर्मचारियों के मामले में पेंशन की गणना उनके वास्तविक वेतन के आधार पर होती है। यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ज्यादा थी और उसने उसी आधार पर योगदान किया, तो उसकी पेंशन भी उसी अनुपात में अधिक होगी। यही कारण है कि कुछ मामलों में पेंशन 9,000 या 10,000 से भी ऊपर जाने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि ये पूरी तरह उसके योगदान और वेतन इतिहास पर निर्भर करेगा। साथियों, यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि ये पूरी गणना सेवा अवधि और वेतन के आधार पर होती है। यानी जितना ज्यादा योगदान और जितनी लंबी सेवा, उतनी ज्यादा पेंशन की संभावना। यही कारण है कि अलग अलग वर्गों में पेंशन की राशि अलग अलग दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह व्यवस्था कब लागू होगी और इसका अंतिम फैसला कब आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत के निर्देशों और समितियों की सिफारिशों के बाद अब यह मामला सरकार और विभागों के स्तर पर विचाराधीन है। सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, पेंशन भोगियों को राहत देना और दूसरी, पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। केंद्र सरकार द्वारा किसी भी निर्णय में इन दोनों पहलुओं का संतुलन जरूरी माना जा रहा है। वर्षों से चल रही इस लड़ाई को न्याय के मोड़ तक लाने के लिए देश भर में कई आंदोलन हुए और यही कारण है कि अलग अलग समय पर सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया। हालांकि अंतिम फैसला आने में समय लग रहा है, लेकिन चर्चा का स्तर अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। पेंशन भोगियों के संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। उनका तर्क है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन नौकरी में बिताया है, तो उसे बुढ़ापे में आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना चाहिए। इसी बीच कई संगठनों ने यह भी मांग उठाई है कि पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाए, ताकि हर कुछ साल में फिर से यही समस्या खड़ी ना हो। अगर पेंशन में स्वचालित वृद्धि की व्यवस्था हो, तो बुजुर्गों को लंबे समय तक स्थिर आय मिल सकती है। अब देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की नजर आने वाले फैसलों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर सेवा अवधि और वेतन के आधार पर नई पेंशन व्यवस्था लागू होती है, तो ये कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ये सिर्फ पेंशन की रकम बढ़ने की बात नहीं होगी, बल्कि उस भरोसे की भी बात होगी कि वर्षों की मेहनत के बाद व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिल सके।
जब आप कहेंगे कंटिन्यू तो मैं इस स्क्रिप्ट का अंतिम भाग लिख दूंगा जिसमें पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष और आगे की संभावित स्थिति को उसी ऊर्जा भरे अंदाज में समझाया जाएगा। अब साथियों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये मामला अब केवल एक मांग या आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है। ये मुद्दा अदालत, संसद, समितियों और सरकार सभी स्तरों पर पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है कि अब इसे नजरअंदाज करना पहले जितना आसान नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था, वेतन संरचना और जीवनापन की लागत में बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन पेंशन की न्यूनतम राशि लंबे समय तक लगभग स्थिर बनी रही। यही कारण है कि पेंशन भोगियों के बीच असंतोष बढ़ता गया और ये मुद्दा धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं उनसे ये साफ दिखाई देता है कि व्यवस्था के भीतर भी इस बात को समझा जाने लगा है कि पेंशन केवल एक वित्तीय देनदारी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा का आधार है। अगर बुजुर्ग आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं तो परिवारों पर दबाव कम होता है और समाज का संतुलन भी बना रहता है। इसी सोच के साथ अब पेंशन व्यवस्था में सुधार की बात हो रही है। सेवा अवधि के आधार पर अलग अलग स्तर की पेंशन, उच्च पेंशन विकल्प वाले कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन के अनुसार गणना और